नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान में यानी ये जो टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान के बारे में, जो हम शुरुआत का जो अर्थ होता है इसकी क्या हम कह सकते हैं परिभाषाएं वगैरह, जो उपयोगिता इसकी क्या रहती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो हम लोग है जो कि जान रहे थे। तो आज हमारी ये वीडियो क्लास 4 रहेगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था, उसके बाद में आगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कर्मिक विकास को हम लोगों ने है जो कि पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, कर्मिक विकास के बाद में क्या आते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं हम लिखते हैं। कर्मिक विकास का मतलब ये है कि क्रम के अनुसार शताब्दी जो कौन सी शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को किसके अध्ययन के रूप में है जो कि जाना गया था। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं जो कई सारे विद्वान जो थे उन्होंने अलग अलग जो परिभाषाएं दी थी शिक्षा मनोविज्ञान की, उनके बारे में थोड़ी सी क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने कल कर्मिक के रूप में हम लोगों ने जो कि कईयों ने कहा है, और किस समय में, यानी हम कह सकते हैं मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया है, और उसके बाद में मन मस्तिष्क का अध्ययन कहा गया है, चेतना का अध्ययन कहा गया है, और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है ना, व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। फिर साथ में इसको है जो कि व्यवहार एवं इसकी परिकल्पना है जो कि उसके आधार पर माना जाता है। तो ये बात हम लोगों ने करी थी ना, कि प्राचीन और शुरुआत की बात करें तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन बताना है ऑप्शन के अनुसार, है ना। और फिर हम बात कर सकते हैं वर्तमान की बात करें तो व्यवहार का अध्ययन बताना है आपको, मतलब ऑप्शन के अंदर करना है। और उसमें भी अगर ऐसे आ जाए कि वास्तविक रूप से वर्तमान में किस प्रकार का अध्ययन है मनोविज्ञान, तो बात करनी है आपको, उस वहाँ पे लिखना होगा कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। वास्तविक के रूप से वर्तमान में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया गया है। और वर्तमान में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का अध्ययन है, तो आप बात उस वहाँ पे कर सकते हैं कि व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, और प्राचीन या फिर शुरुआत काल के अंदर जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उस समय हम बात करें तो आपके आत्मा का विज्ञान बताया जाता है। तो ये अब इसमें से व्यवहारवाद और इनमें से कई सारे जो विद्वान उन्होंने जो कि अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है, वो बात हम लोग है जो कि करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाए परिभाषाएं, फिर वुडवर्थ की करते हैं, वॉटसन की करते हैं, सेंट्रोक की करते हैं, सेंट्रोक एंड मेयर ने क्या जो हम कह सकते हैं परिभाषा दी है। तो पहले आप हेडिंग लगाओ परिभाषाएं। ठीक है, बाकी जो भी मेरे विद्यार्थी आज नए आए हैं तो एक बार मेरे साथ अच्छे से क्लास ले, और ये क्लास जैसे ही खत्म हो जाए तो पीछे की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो आप इसी चैनल यानी नायक आईएएस एकेडमी जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसी पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान की। वहाँ जाके आप जो भी हम लोगों ने आज तक जो शिक्षा मनोविज्ञान के यानी हम कह सकते हैं साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक्स डाले हैं उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि इसको पढ़ने के बाद में साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते रहना। मैं एक भी चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो एग्जाम में आने वाली है उसको यहाँ पे लिखवाने से मैं वंचित नहीं रखता हूँ, और एक्स्ट्रा भी नहीं लिखवाता हूँ। वो सारी आप अपने नोट्स के अंदर छाप लीजिए। और रिवीजन के लिए आप अगर बात करें तो वैसे आप नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो भी मैं नोट्स यहाँ पे बनवा देता हूँ आप सभी को, वो आप सभी को बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल नायक आईएएस एकेडमी पे आपको है जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप बिल्कुल निःशुल्क उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और सेकंड ग्रेड की वैसे अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें तो राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड एक तो संस्कृत विभाग के अंदर जो आई हुई है उसमें भी आप अच्छे से इस मैटर के तहत आप अच्छे से तैयारी करके और अपने आप को प्रिपेयर करें और अप्लाई करें, उसके अंदर बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और वैसे सामान्य रूप से हम कह सकते हैं सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आगे आने वाली है उसके अंदर भी आपको अग्रिम बधाई देता हूं, और अच्छे से आप लोग तैयारी करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिभाषाएं।
तो वुडवर्थ के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो थी उसने आत्मा को छोड़ा था। एक बार समझने की कोशिश करें, मनोविज्ञान ने किसने कहा है? वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है उसने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो थी उसने आत्मा को छोड़ा, फिर अपने जो मन मस्तिष्क थे उनका त्याग किया। किसका त्याग किया? मन और मस्तिष्क का त्याग किया। मस्तिष्क का त्याग किया। फिर जो चेतना थी, फिर चेतना को खोया और अब एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन या फिर हम कह सकते हैं व्यवहार को अपनाए हुए व्यवहार का विज्ञान कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले यानी क्या किया? आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया और फिर जो चेतना थी उसको खो दिया, चेतना को खोया, चेतना खोई और वर्तमान रूप में है जो कि किसको अपना हुई है? मनोविज्ञान, व्यवहार को। इसलिए वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन कहलाती है। ठीक है, तो ये बातें एक बार आपको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको एक एक पॉइंट यानी परिभाषा को रटने की जरूरत है ही नहीं। क्या था परिभाषा के अंदर? वुडवर्थ के अनुसार। पहले मैं एक बार एक नाम लिख देता हूं, बाकी मैं जब आपको बोलूं कि अब लिखना है तभी आपको लिखना है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार ठीक है, तो अब इसमें समझना क्या है? देखिए, जो भी परिभाषा है उसको भी किसी न किसी चीज के अंदर उसको समझने की कोशिश करें और उसमें लाइन में बस एक दो शब्द आपको याद करने होते हैं और वो शब्द आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो वो लाइन पूरी पढ़ने की या फिर आपको जरूरत नहीं रहती है, आप समझ सकते हैं उसमें। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो उसके अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी गई है वो ये है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, यहां तक समझ में। फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, यानी अपने मन मस्तिष्क को छोड़ा। पहले आत्मा को छोड़ा और उसके बाद में मन मस्तिष्क को छोड़ा और उसके बाद में त्याग को खो दिया, यानी छोड़ दिया, त्याग को खो दिया। तो ये तीन बात यहाँ पे आ गई और फिर वर्तमान रूप से हम कह सकते हैं या फिर अब इस प्रकार से है कि व्यवहार को अपनाए हुए। बस ये तीन ही बात याद करनी है इसमें। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी वुडवर्थ की। तो पहले एक चलो इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर बाकी इसके बाद में वाटसन के बारे में बात करेंगे। वाटसन ने है जो कि क्या परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो इसमें लिखे पहले, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। बस अपनी नोटबुक में या फिर हम कह सकते हैं नोट्स के अंदर आत्मा को जैसे हाईलाइट कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद और मैं ना तुरंत ये पूरी जो भी परिभाषाएं मैं अभी लिखूंगा ये सारी यहीं पे याद करवा दूंगा तुरंत ना। मन मस्तिष्क का त्याग किया और उसके बाद अपनी चेतना खोई, उसके बाद है ना, और उसके बाद अपनी चेतना खोई, और अब एक प्रकार से किसको अपनाए हुए हैं? अब एक प्रकार से व्यवहार को अपनाए हुए हैं, व्यवहार को अपनाए हुए हैं। बस ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी थी? वाटसन की। बस आपको क्या करना है,
वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसके बाद में बात आती है कि अपनी चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? व्यवहार का अध्ययन के रूप में है, जो कि जाना जाता है। बस याद हो गया। फिर बात करते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन ने एक परिभाषा जो दी थी, क्या थी? कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा तुम चाहते हो। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उसे इंजीनियर बना सकता हूं, मैं उसे चोर या डाकू बना सकता हूं, मैं उसे चोर या डाकू भी बना सकता हूं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। ठीक है। और वाटसन के अनुसार कहा गया है कि मनोविज्ञान का एक निश्चित जो विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है उन्होंने। तो ये बात आपको अच्छे से याद करनी है कि वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। तो वहां पे अगर सीधा पूछ सकते हैं कि व्यवहार के अनुसार, तो ये इतनी परिभाषा के रूप में आई तो आपका वुडवर्थ हो जाएगा। बाकी आपको सारे में याद करवा दूंगा। एक बार ये लिखे। फिर वाटसन मैकडूगल के अनुसार बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। पहले एक और लिख दीजिए, मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यानी मैकडूगल ने जो शिक्षा मनोविज्ञान की हम कह सकते हैं जो परिभाषा दी वो ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का क्या है? एक यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है। ये दो परिभाषा लिखो फटाफट। फिर नेक्स्ट में वाटसन की लिखता हूं मैं, लिखना फटाफट से। लिख लिया होगा? चलो, वैसे मैं अगर बोल दूं तो साथ साथ लिखते रहना ना। फिर लिखो आप। किसके लिखेंगे? वाटसन के अनुसार। वाटसन के अनुसार क्या है? कि तुम मुझे एक बालक दो, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, कॉमा लगा के लगाई जी, लिख दीजिए इंजीनियर। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, चोर या डाकू भी बना सकता हूं, चोर या डाकू भी बना सकता हूं। ठीक है।
क्योंकि जो बच्चा जिस व्यवहार के अंदर रहेगा वो उसके अनुसार बन सकता है। समझ रहे? यानी बच्चा जिस व्यवहार में, जिस फील्ड में, जिस क्लाइमेट के अंदर जहां रहता है, तो वहां के जो भी हम कह सकते हैं जो तत्व होते हैं, उनका आचरण उनके शरीर पे, हम कह सकते हैं उनके मन मस्तिष्क में हो जाता है और वह उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बालक होता है, या फिर कोरी स्लेट का जो जिक्र किया था वो किसने किया था? कॉल ने किया था ना। तो उसी के अनुसार, यानी किसी भी बालक को हम जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं उस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि वो हम कह सकते हैं माइंड उसके अंदर वो पहले से रहता है। वैसे किसी बालक को हम कह सकते हैं जिस प्रकार से प्रवृत्ति के अंदर जिसको ढालना चाहते हैं तो उसको हम डाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो और तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं उसको बना सकता हूं। अगर तुम कहो तो मैं उसे चोर या इंजीनियर बना दूं, अगर तुम कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूं, तुम कहो तो मैं चोर या डाकू भी बना सकता हूं, है ना, और बना सकता हूं। तो ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की यह है जो कि परिभाषा है। वाटसन के अनुसार, ठीक है। फिर एक और लिखे यहीं पे, वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन, मनोविज्ञान क्या विज्ञान है? कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। विज्ञान है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रोक एंड मेयर को। सेंट्रोक एंड मेयर, इसके बारे में बात करें तो विज्ञान है जो कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो ये वर्तमान के स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप जो हम बात कर सकते हैं व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का जो विज्ञान इन्होंने बताया। तो सेंट्रोक एंड मेयर को लिखने से पहले आप हम बात कर सकते हैं क्रो एंड क्रो की भी लिखते हैं। किस किस की लिख ली? पहले वाटसन की लिख ली और मैकडूगल की लिख ली, और उसके बाद में हम लिखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। फिर विलियम जेम्स के अनुसार भी लिखेंगे कि मनोविज्ञान को सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो चेतना की अवस्थाओं को उसका जो वर्णन और व्याख्या के रूप में है जो कि दी जा सकती है। ये किसने कहा है? विलियम जेम्स के अनुसार कहा गया है। तो पहले बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वह मानवीय व्यवहार और मानवीय जो संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो के अनुसार। चलो लिखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार, या फिर सीधा लिख सकते हैं क्रो एंड क्रो डैश करके लिख दीजिए। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, लिखिए, मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है भाई? क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार इसमें क्या आपको मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंध, बस इसको है जो कि अंडरलाइन कर देना है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, इसमें ये बात याद रखनी है, और ये एक बार एक आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
अब लिखते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। लिख दिया यहाँ तक, लिखिए फटाफट से। फिर विलियम जेम्स के अनुसार बात करते हैं कि उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान को की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो चेतना की अवस्थाओं के आधार पे वर्णन एवं व्याख्या के रूप में है जो कि दी जा सकती है। फिर वर्णन एवं व्याख्या की आगे बात करेंगे, उसको फुल डिटेल से हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। लिख दिया यहाँ तक। अब लिखो विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स के अनुसार क्या कहा है कि मनोविज्ञान, यानी विलियम जेम्स के अनुसार हम लोगों ने बात की कि मनोविज्ञान जो है उसकी सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी देखने को मिलती है, यानी चेतना की अवस्था जो थी, यानी उसकी हम कह सकते हैं सर्वोत्तम जो परिभाषा चेतना की अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या के रूप में है जो कि क्या की जा सकते हैं, दी जा सकती है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना, सर्वोत्तम जो परिभाषा है वो हम कह सकते हैं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन, चेतना के अवस्थाओं के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। दी जा सकती है। ठीक है। विलियम जेम्स के अनुसार है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की अवस्थाओं के रूप में, चेतना की अवस्थाओं के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। तो ये विलियम जेम्स के अनुसार है जो कि परिभाषा हो गई। और फिर डेफिनेशन की बात करते हैं हम सेंट्रोक एंड मेयर के अनुसार। ठीक है, बाकी सब के बारे में बात कर ली। और फिर जो यानी वैसे परिभाषाएं अगर आप लिखते रहेंगे तो खूब है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। अब लिखिए आप सेंट्रोक एंड मेयर के अनुसार जो वर्तमान में स्वरूप जो हमें हमारे सामने जो देखने को मिलता है उसकी हम बातें कर रहे हैं। सेंट्रोक एवं मेयर, सेंट्रोक और मेयर के बारे में बातें कर रहे हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी है, जो वर्तमान वास्तविक रूप से जो वर्तमान स्वरूप मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। डेस्क करके लिखे इसमें, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। सेंट्रोक एंड मेयर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। प्रक्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, अब लिखो ये इतना और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करो। फिर कुछ मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं वो पढ़ते हैं। लिखिए फटाफट से। लिख लिया क्या? चलो अब एक नई हेडिंग लगाओ। वैसे अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड और ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड है। तो अब लिखिए आप इसमें मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य। ठीक है, मनोविज्ञान के लक्ष्य की बात करें
तो मनोविज्ञान के 3 जो प्रमुख लक्ष्य है कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा मापन एवं वर्णन, फिर इनको डेफिनेशन अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। पहले तीनों का नाम आप लिख सकते हैं। मापन एवं वर्णन हो गया पहला, दूसरा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण हो जाएगा, तीसरा व्याख्या हो जाएगा। तो लिखिए, पहले इन तीनों का नाम लिखते हैं और पहले एक लाइन लिखे कि मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है उनके 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। मनोविज्ञान के 3 प्रमुख लक्ष्य है। मनोविज्ञान के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। लक्ष्य है कौन कौन से हैं? मापन एवं वर्णन 1 नंबर लगा के लिखे। मापन एवं वर्णन। दूसरा लिखे पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान, किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। और तीसरा कौन सा है? व्याख्या। ठीक है, तो ये 3 लक्ष्य हो जाएंगे मनोविज्ञान के। तो यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आपका बन सकता है कि मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं 3 का नाम देके और इनमें से कौन सा जो मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वहां पे प्रश्न भी आपका अगर ये 3 आपने अच्छे से पढ़ लिया है, वैसे मैं आपको अच्छी तरह से याद आपको करवा दूंगा। इसके एक एक करके सभी को हम अलग अलग डेफिनेशन से पढ़ने वाले हैं। सभी के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत शानदार तरीके से। सभी के अंदर एक एक नहीं 2-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि पहला जो है मापन एवं वर्णन का जो हम कह सकते हैं पहला जो लक्ष्य इसके अंदर बताया गया है, उसके अंदर क्या होता है, यानी मनोविज्ञान के अंदर उसमें विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि वृद्धि है, अभिक्षमता है, बालक की अभिक्षमता है और उसकी स्मृति है आदि का जो मापन किया जाता है वह क्या कहलाता है? उसका मापन एवं उसका जो वर्णन है, क्षेत्र का वर्णन उसमें माना जाता है। मापन के लिए अनेक विधियों का परीक्षण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से बात करें तो मापन के लिए 2 प्रकार की जो विशेषताएं होनी बिल्कुल आवश्यक होती है। एक तो वैध और दूसरा यानी वैधता, और दूसरी हम बात कर सकते हैं विश्वसनीयता। अब वैधता क्या होती है और विश्वसनीयता क्या होती है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं पहले इसको लेते हैं ना, मापन एवं वर्णन के अनुसार। ठीक है, मापन एवं वर्णन क्या होता है? इसमें यही है कि मनोविज्ञान की जो कई सारे जो विभिन्न संप्रत्यय हैं उनके अंदर जैसे वृद्धि है और उसकी स्मृति है, अभिक्षमता है, उनके आधार पे या फिर आदि का जो मापन किया जाता है वही क्या कहलाता है, यानी हम बात कर सकते हैं इसका जो अभिक्षमता है। एक बार लिखना नहीं है, वैसे लिखो तो ये 4 लाइन लिख दो, हेडिंग लगाओ मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या। यानी एक इसके अंदर अभिक्षमता हो गया और एक इसकी स्मृति हो गई। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं यानी अभिक्षमता है, स्मृति है और जैसे वृद्धि हो रही है बालक के, हम कह सकते हैं जो विकास उसका हो रहा है, यानी जो विकास डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है मानसिक प्रक्रियाओं का, तो उनका जो मापन जो किया जाता है वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और मापन का जो वर्णन है उन सभी को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मापन के लिए कई सारी विधियों का प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे अलग अलग चीज को मापने के लिए अलग अलग हम कह सकते हैं, जैसे मीटर वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसी अनुसार यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं। और परीक्षण के रूप में वैसे 2 प्रकार की विशेषताओं का यहाँ पे अहम जो योगदान है रहता है इसके परीक्षण के लिए। यानी मापन जो किया जाता है इसमें 2 प्रकार की जो हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, विशेषताएं, 2 प्रकार की
विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन सी है? एक हो गई वैधता, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, देखिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, क्यों इसका प्रयोग किया गया, किस प्रकार से किया जाता है, और मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वैधता क्या होती है। वैधता से अभिप्राय क्या है? जो कि परीक्षण अपने निर्धारित जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति अगर करता है तो वह क्या कहलाता है? वैध कहलाता है, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि जो परीक्षण बालक के लिए जो बनाया गया है, या फिर किसी प्रकार से किसी अन्य चीज के लिए मान सकते हैं कि जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है क्या वह उसके लिए उपयोगी है या फिर नहीं, उसके जो हम कह सकते हैं उससे संबंधित है या फिर नहीं। अगर संबंधित है तो वह उसके लिए क्या रहेगी? वैध होगी, ठीक है। और यानी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा, यानी वैधता से अभिप्राय यह है कि जो परीक्षण अपने निर्धारित जो उद्देश्य, मेन जो टारगेट होता है उसको अगर अचीव कर रहा है तो वो उसके लिए वैध होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई 5वीं क्लास का जो बालक है उसका हम कह सकते हैं क्या करना है? परीक्षण करना है। तो 5वीं क्लास का बालक है, उसके लिए कोई टेस्ट का हम कह सकते हैं पेपर बनाना है, ठीक है। अब उस पेपर के अंदर 5वीं क्लास से संबंधित ही प्रश्न या फिर 5वीं क्लास के जो स्तर के प्रश्न है वो ही डालने चाहिए। अगर वहां पे 5वीं क्लास का पेपर हम बना रहे हैं, 4थी क्लास का प्रश्न, 4थी स्तर के बालकों के जो प्रश्न इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, या फिर 6ठी क्लास के बालकों के स्तर के जो प्रश्न है वो इसमें डाल दिए जाएंगे, तो ये जो पेपर यानी ये जो परीक्षण जो था वो वैध नहीं होगा, वो वैध नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि वैध क्या होता है कि परीक्षण जो होता है, जो परीक्षण जो बनाया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है उसमें उसके अनुसार ही जो मेन उद्देश्य है उसी के अनुसार उसमें कार्य करना पड़ता है। तो 5वीं क्लास का पेपर आप बना रहे हैं तो 5वीं के स्तर के बच्चों के जो प्रश्न है वो ही इसके अंदर शामिल होने चाहिए, तब ये प्रश्न पत्र जो है वो बिल्कुल वैध होगा। समझ में आ रहा है? तो तब ये प्रश्न पत्र वैध है। फिर बात आती है विश्वसनीयता की। किसकी बात आती है? विश्वसनीयता क्या होती है, इसका तात्पर्य क्या है? विश्वसनीयता यानी किसी भी चीज पे हम क्या है? विश्वास। देखिए इसमें दो परिभाषा के रूप में आपको बता सकता हूं, कैसे आप याद कर सकते हैं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। अब एक चीज तो इसमें यह है कि विश्व में यानी जो भी परीक्षण जो बनाया जाता है, जो पेपर मान लीजिए जो भी परीक्षण है वो बनाया जाता है, तो विश्व का कोई भी शिक्षक अगर उसको जांचे तो उसकी हम कह सकते हैं जो पूर्णांक है, जो प्राप्तांक है, और हम कह सकते हैं जो जांचकर्ता, कोई भी जांचकर्ता जो उसका मूल्यांकन करे तो उसके अंदर समानता पाई जानी चाहिए, समानता पाई जानी चाहिए। अगर समानता पाई जाती है तो वह परीक्षण विश्वसनीयता के अंदर शामिल होगा, यानी विश्वास उस पर कर सकते हैं, वो विश्वसनीयता कहलाता है। समझ में आ रहा है? विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जैसे कोई ऐसा, वैसे प्रश्न आपके अलग अलग होते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या होगा? ऑप्शन के अंदर सीधा सफिशिएंट आंसर आपका मिलेगा कि नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऑप्शन के अंदर था कि नई दिल्ली है, ये आपने राइट कर दिया, विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी टीचर इसको जांच करे तो राइट आंसर बिल्कुल वही आंसर होगा। तो मतलब ये हुई कि इसके अंदर समानता हुई कि नहीं हुई? हुई। अगर यहीं पे ये प्रश्न, वैसे आपका वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न, एक तो हम कह सकते हैं एक स्तरीय जो प्रश्न होते हैं, तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, तो इसमें कोई भी टीचर करे तो बिल्कुल ही इसको हम कह सकते हैं विश्वास से। जो एक आपको एक नॉर्मल में हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल और दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है कि आपका ये व्यक्तिनिष्ठ जो प्रश्न है,
पर्टिकुलर खास से डायरेक्ट इसका आंसर निकल रहा है ना। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ये विश्वसनीय हो गया, है ना। वैसे जो बड़े प्रश्न होते हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न हम बात कर सकते हैं, उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि कहा किसी ने कि गांधी जी के बारे में लिखे, आपने गांधी जी के बारे में लिखा, मैंने गांधी जी के बारे में जो आंसर दिया, टिप्पणी जो की थी, मैंने अलग की, मेरे दोस्त ने अलग की और उसके दोस्त ने अलग की, ऐसे करके जो भी उस रूम के अंदर, जो एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे, सभी ने, जैसे मान लीजिए यूपीएससी मेंस का एग्जाम है और सभी ने अलग अलग हम कह सकते हैं अपने अपने जो विचार वहां पे लिखे। अब टीचर जो होता है, एग्जामिनर जो जांच करने वाला, जो हम कह सकते हैं जांच करता, उसको जांच करता है और किसी बच्चे ने तो बहुत शानदार तरीके से उसकी एज इट इज जो शानदार बातें लिखी है, लेकिन उसके आंसर की जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, स्किल, तो उसको नंबर वो कम मिल सकते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो नहीं लिखी, लेकिन राइटिंग अच्छी है, तो उसको अलग अलग डिफरेंट के अंदर हम कह सकते हैं नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, व्यक्तिनिष्ठ जो प्रश्न है, जो पर्टिकुलर खास आंसर की को जाहिर करता है, तो वहां पे विश्वसनीयता की बात आती है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि विश्वसनीयता क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीपली अच्छे से बात बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि अब तक अगर आपको विश्वसनीयता के बारे में बात पता नहीं चला है, तो अब मैं एक भाषा के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आपको पूरा मैं याद करवा देता हूँ। मान लीजिए विश्वसनीयता का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि एक तो विश्व के स्तर पर, विश्व का कोई टीचर हो, ये वो इसको मान लीजिए कि इसको अगर जांच करें तो समानता इसके अंदर पाई जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि विश्वास, ठीक है। अब विश्वास के अंदर ये है कि जैसे कोई एक हम कह सकते हैं जो एक घड़ी होती है ना, जो तोलने का जो कांटा होता है, उस पे जैसे कि मान लीजिए मैंने मेरा वेट किया, ठीक है, मैंने मेरा उस पे वजन तोला और आ गया मान लीजिए 60 kg, और फिर मैं उतर के किसी दूसरे बच्चे को वहां पे चढ़ाया और उसका मान लीजिए 50 kg है, फिर मैं वापस वहां पे उसी पे चढ़ा, तो मेरा पहले 60 kg था और अब हो गया वहां पे, वो घड़ी मेरे को अब बता रही 61 kg। फिर थोड़ी देर बाद में वापस चढ़ा मैं और फिर मान लीजिए तुरंत ही नीचे उतरा, फिर वापस चढ़ा तो 63 बता दिया, फिर नीचे उतरा और वापस चढ़ा तो मान लीजिए मेरे को 60 हम कह सकते हैं 59 बता दिया। तो ये क्या है, ये बार बार घड़ी जो गलत बता रही है, यानी ये घड़ी ठीक नहीं है, तो ये हमारा विश्वास इस पे हम कर नहीं सकते, ये अविश्वसनीयता हो गई। विश्वसनीयता नहीं, इस पे हम कह सकते हैं, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसके पास में जो तराजू है वो कभी है जो कि 5 kg को 4 kg बता सकती है, कभी भी 5 kg को 4 kg बता देती है, कभी हम कह सकते हैं 4 kg को 5 kg बता देती है, तो उसके अंदर उसका लॉस भी होता है, कभी उसका फायदा भी होता है। तो वह लोग या फिर ग्राहक या फिर उस दुकानदार की बात करें तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है, तो वो विश्वसनीयता नहीं है। अगर वो तराजू हम कह सकते हैं हमेशा के लिए, और जो चीज दूसरे पे हम कह सकते हैं दूसरे तराजू पे तौल पे देख सकते हैं, जो एज इट इज थी 5 kg थी, 5 kg 200 ग्राम थी, तो वो उतना एज इट इज बता रहा है, तो विश्वसनीयता है, वह विश्वसनीय उसको हम कह सकते हैं। वैधता की आपको बात का पता चल गया कि वैधता क्या होती है ना। मेन उद्देश्य को जो हम कह सकते हैं हासिल करते हैं वही वैधता कहलाती है। तो यही था, यानी विश्वसनीयता का तात्पर्य यह है कि साधारण भाषा में और समझ लीजिए कि परीक्षण को किसी भी परीक्षक या जांचकर्ता से जांचा जाए, या फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके उसका जो परिणाम, यानी आपको परिणाम भी वहां पे ऑप्शन में मिल सकता है, मूल्यांकन भी मिल सकता है, उसका जो परिणाम आता है, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, उसमें जो प्राप्तांक जो मिलते हैं उसमें समानता बनी रहती है, तो वह परीक्षण क्या है, विश्वसनीय होगा। बस साधारण सी बात। अब क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। ये तो किसके अंदर पढ़ा हम लोगों ने, 1 नंबर लक्ष्य के अंदर, बाकी आगे हम पढ़ने वाले। लिख दिया यहां तक, ये 3 लाइन लिखो पहले फटाफट।
लिखिए, फिर लिखो यहाँ पे मापन एवं वर्णन, 1 नंबर लगा के लिखो मापन एवं वर्णन। मापन एवं वर्णन। फिर इसमें आप डैश करके लिखो कि मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रतियों जैसे वृद्धि, अभिक्षमता और स्मृति आदि का जो मापन किया जाता है वही क्या है, मापन कहलाता है। मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रतियों मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रतियों जैसे अभिक्षमता, वृद्धि और स्मृति, वृद्धि, अभिक्षमता, एवं स्मृति आदि का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक, तो ये एक लाइन लिखो पहले, मापन एवं वर्णन में मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रतियों जैसे वृद्धि, अभिक्षमता, स्मृति आदि का मापन किया जाता है। और इनकी अलग अलग जो हम कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं, 2 प्रकार की विशेषताएं इसके अंदर बताई गई है। यानी मापन के लिए अनेक विधियों या फिर परीक्षणों की आवश्यकता होती है। पहले लिखिए इतना, चलो अब एक लाइन लिखो, मापन के लिए अनेक विधियों या फिर परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है या फिर आवश्यकता हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लिख दीजिए, है ना। मापन के लिए विधियों व परीक्षणों की आवश्यकता होती है। मापन के लिए अनेक विधियों या परीक्षणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद में लिखिए आप यहाँ पे परीक्षण के लिए उसमें 2 विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसमें परीक्षण के लिए इसमें दो विशेषताओं का होना बेहद जरूरी है। 2 विशेषताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, अब वो कौन सी है, 1 नंबर लगा के लिखिए। पहला वैधता व दूसरा विश्वसनीयता। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। परीक्षण के लिए किन 2 विशेषताओं की बात की जाती है, तो वैधता और दूसरी है जो कि विश्वसनीयता, इनकी दोनों की बात की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में बात आती है कि वैधता से, दोनों की डेफिनेशन लिखवाता हूं। वैधता से अभिप्राय है कि जो परीक्षण अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करता है वह क्या है, करता है तो वह वैध है, अन्यथा वैध नहीं है। वैधता से
अभिप्राय है या फिर तात्पर्य है, अभिप्राय है कि जो परीक्षण अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करता है, उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह वेद है। वेद है, तब तो वह वेद है, अन्यथा वेद नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में बात आती है आपके उदाहरण भी लिख दीजिए यहाँ पे। चलो एक बार लिखो, नेक्स्ट में लिख दीजिए उदाहरण कि मान लीजिए उदाहरण लिख के लिखे कि यदि परीक्षण जो है वह 5 कक्षा के लिए बनाया जा रहा है, कक्षा 5 के लिए बनाया जा रहा है, उसमें कक्षा 4 कक्षा 6 के प्रश्नों को ऐड या फिर सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, उसका स्तर 5वीं के अनुसार ही होना चाहिए, तब वह वेद माना जाता है। उदाहरण, यदि परीक्षण कक्षा 5 के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें कक्षा 4 व 6, तो उसमें कक्षा 4 व कक्षा 6 के प्रश्नों, कक्षा 6 के प्रश्नों को नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए और उसको 5वीं के स्तर का ही बनाया जाना चाहिए, उसका स्तर 5वीं के अनुसार होना चाहिए, उसका स्तर 5वीं कक्षा के अनुसार, कक्षा 5 के अनुसार होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। उसका स्तर कक्षा 5 के अनुसार होना चाहिए, 5 के अनुसार होना चाहिए, तब वह परीक्षण क्या है, तब वह परीक्षण वेद है, तब वह परीक्षण वेद है। यानी ये उद्देश्य जो 5वीं के लिए बनाया जा रहा है, 5वीं स्तर को लिया जा रहा है, तो ये जो उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, जो निर्धारित उद्देश्य था 5वीं के लिए बनाया जा रहा है, ये निर्धारित उद्देश्य हो गया, निर्धारित उद्देश्य की यहाँ पे पालना कर रहा है, तो ये परीक्षण वेद हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तब, ठीक है। और उसके बीच में अगर इसी परीक्षण में 4ठी 6ठी के यहाँ पे प्रश्न ले लिए जाते तो ये वेद नहीं होता, कतई वेद नहीं होता। और फिर बात करते हैं हम विश्वसनीयता के बारे में। पहले ये लिख दीजिए और 2 नंबर लगा के लिखे इसमें विश्वसनीयता। अच्छा, नंबर थोड़ी लगवाया था मैंने, वेदता डायरेक्ट ऐसे लिखना ना। अब लिखो विश्वसनीयता। विश्वसनीयता टेस्ट करके लिखे। इसमें यही परिभाषा है कि किसी परीक्षण को या फिर सीधा कि परीक्षण को किसी भी विश्वसनीयता का तात्पर्य या फिर अभिप्राय से लिखे कि परीक्षण को किसी भी परीक्षक या जांचकर्ता द्वारा जांचा जाए तो उसके अनुसार
या हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन दिया जाता है, जो प्राप्तांक दिया जाता है, जो परिणाम आता है, वह क्या है, हम कह सकते हैं समानता उसके अंदर बनी होनी चाहिए, तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। इसमें लिखे पहले विश्वसनीयता का तात्पर्य, अपडेट करके लिखे, परीक्षण का, लिखते रहे, मैं बोल रहा हूं, परीक्षण को किसी भी जांचकर्ता, किसी भी परीक्षण के द्वारा जांचा जाए, चलो एक बार चलो लिखवा देता हूं, परीक्षण को किसी भी परीक्षण को किसी भी परीक्षक अब लिखी जांचकर्ता से जांचा जाए, या उसका, या फिर उसके परिणाम, ऑब्लिक प्राप्तांक, ठीक है, उसका परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसके अंदर समानता पाई गई अगर होती है, तो हम कह सकते हैं वह, जो हम कह सकते हैं परीक्षण क्या है, विश्वसनीय, हम कह सकते हैं विश्वसनीय होगा। ठीक है, उसमें जो परिणाम है, प्राप्तांक है, या फिर मूल्यांकन के अंदर समानता होनी चाहिए, या फिर लिख सकते हैं मूल्यांकन में समानता होनी चाहिए, या फिर समानता होती है तो वह वैध है, नहीं सॉरी, तो वह विश्वसनीय है। मूल्यांकन में समानता पाई जाती है, या फिर बनी रहती है, पाई जाती है, समानता बनी होती है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। ठीक है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। लिखिए फटाफट से, फिर एक लाइन इसमें और लिखते हैं कि मापन करने के बाद में क्या होता है कि इनका जो साथ साथ वर्णन भी किया जाता है। अब वो कैसे, ताकि छात्र जो होता है इसमें इससे क्या करते हैं कि मनोविज्ञान के जो विषय वस्तु उसको समझ सकते हैं। यानी उसका परीक्षण जो किया जाता है उसमें उसको जो रिजल्ट दिया जाता है, फिर उसके साथ साथ हम कह सकते हैं उसका वर्णन भी करके उसको बताया जाता है, ताकि बच्चे हैं जो कि अच्छे से जो भी चीज़ उसने जो पेपर दिया था उसको समझ सके। फिर पूर्वानुमान एवं नियंत्रण की बात करते हैं, इसी में लिखवा देता हूं पहले एक लाइन, चलो नेक्स्ट आगे लेते हैं। फिर लिखे, मापन करने के बाद इनके साथ साथ इनका वर्णन किया जाता है, ताकि छात्र है जो कि इससे मनोविज्ञान की विषय वस्तु को समझ सके। मापन करने के बाद इनके साथ साथ इनका वर्णन भी किया जाता है, ताकि
बच्चे मनोविज्ञान की विषय वस्तु को समझ सके, मनोविज्ञान की विषय वस्तु को समझ सके। ठीक है, मापन करने के बाद में इनका साथ साथ इनके हो गया था, यहाँ पे इनका बस, तो इनका साथ साथ इस परीक्षण का साथ साथ क्या है, वर्णन भी किया जाता है, ताकि बच्चे क्या करते हैं, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु उसको अच्छे से समझ सके। फिर 2 नंबर लगा के लिखे पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। अब पूर्वानुमान क्या होता है, इसके बारे में बात करें। यानी मनोविज्ञान में क्या होता है कि बालक की जो क्षमता होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी धारण क्षमता होती है, उसको देखकर ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये जो बच्चा है वह किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा या फिर किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकता है। ये इसका पूर्वानुमान, यानी पहले से अनुमान, आइडिया लगाया जाता है कि ये बच्चा, जैसे कोई बालक है वह क्या है, खेलने कूदने में ज़्यादा हम कह सकते हैं रुचि रखता है, अपनी खेलने कूदने में ज़्यादा रुचि रखता है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ये खेलने में अच्छा है तो इसको बीपीएड कराओ और पीटीआई के अंदर भेजो, या फिर कह सकते हैं इसकी रुचि खेलने में ज़्यादा है तो इसको आगे भविष्य के अंदर हम कह सकते हैं जब ये इसकी एज 18 साल हो जाएगी, या तो हम कह सकते हैं इसको डिग्री जो भी करवानी है तो इसको बीपीएड वगैरह करवाओ, और इसको हम कह सकते हैं यानी ये इसकी जो रुचि इसके अंदर ज़्यादा है, खेल के अंदर ज़्यादा है। या फिर कोई बच्चा क्या होता है कि साइंस के अंदर कोई स्टूडेंट है जो कि साइंस को अच्छे से समझ पाता है, या साइंस में हम कह सकते हैं उसकी रुचि ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं ये डॉक्टर बनेगा, या फिर इसको डॉक्टर ही बनना चाहिए, इसको उसी लाइन में आगे बढ़ाएं आप, तो ये होता है उसके अंदर। तो ये तो इसका क्या हो जाता है पूर्वानुमान, यानी हम उसके ऊपर उसकी बालक की जो भी कैपेसिटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए उस पर पूर्वानुमान लगाते हैं। फिर आती है बात नियंत्रण की। तो अब यहाँ पे बात आती है कि वैसे यहाँ एग्जाम्पल एक इसके अंदर ये भी है कि जैसे कोई बच्चा खेलने में और हष्ट पुष्ट, तो हम कह सकते हैं ना भाई ये तो तकड़ा लग रहा है, ये तो अगर आर्मी में होता तो अच्छा लगता ना, तो फिर वो क्या करता है, दौड़ वगैरह तैयारी करता है, उसको अभी प्रेरणा मिल जाती है, यानी वो मोटिव हो जाता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ शायद मुझे आर्मी में ही जाना चाहिए। उसका शरीर वगैरह देख के हम कह सकते हैं, तो ऐसे अनुमान जो लगाया जाता है अधिकतर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा साइंस में अच्छा पढ़ता है तो उसके माता पिता को जैसे कोई टीचर्स बोलता है, या फिर कोई हम कह सकते हैं अभिभावक के जो अन्य फैमिली के अंदर जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका बच्चा है जो कि साइंस में अच्छा है तो इसको डॉक्टर बनना चाहिए, तो इसको वहाँ तैयारी पे ऐसे ऐसे भेज दो और कोचिंग करवाओ, ये करवाओ। हाँ, तो क्या करते हैं फिर इस बच्चे को वहाँ पे भेज देते हैं। मान लीजिए ये कोचिंग पे भेज दिया और पीछे से इनके अभिभावक जो माता पिता है अच्छे से पैसे वहाँ पे भेज रहे हैं। हाँ, बच्चा अच्छा था पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। ये यहाँ पे पता नहीं कब कॉलेज कोचिंग जा रहा है, पता नहीं कब सो रहा है, पूरे दिन सो रहा है, कोचिंग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, क्या इसका फ्रेंड सर्किल है, क्या ये किस प्रकार से पढ़ता है, क्या ये ज़्यादा मोबाइल तो नहीं चलाता है, क्या इसके अंदर जो भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो भ्रांतियाँ इसके अंदर अगर है,
उस पे नियंत्रण जो किया जाता है तो वो नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि क्या है कि इसको केवल यही नहीं कि इसको बस कोचिंग के अंदर डाल दिया, अकेले को रूम डाल दिया अच्छा सा, और इसके पास लगातार महीने भर महीने हम अच्छे से अच्छे हम कह सकते हैं पैसे जितने इसको आवश्यकता जितनी रहती है तो ये भेजते रहो और ये डॉक्टर बन जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं बन सकते। आपने माना कि हाँ पूर्वानुमान लगाया कि ये डॉक्टर बन सकते हैं, अब बहुत अच्छी बात की, ठीक है, बहुत अच्छा किया कि डॉक्टर बन सकते हैं, और इसको कोचिंग दिला दी, अच्छे से पढ़ रहा है या फिर नहीं रहा है, तो इस बातों पे, इन बातों पे, एक एक बातों पे जो नियंत्रण भी आप करते हैं तो फिर ये हम कह सकते हैं एक पूरा सिद्धांत बन करके तैयार होता है। पूर्वानुमान लगाने के बाद में इन बातों का नियंत्रण करते हैं, इन पे आप अपनी दबिश रखते हैं कि बच्चे से हर बार आप रोज कांटेक्ट करते रहें कि बच्चा कब तक पढ़ता है, क्या कुछ पढ़ता है, इसका परीक्षण भी टाइम टाइम पे होना चाहिए। तब हम जा करके है जो कि इसके जो लक्ष्य जो था कि हमने सोचा था कि ये डॉक्टर बन सकता है, तब क्या है कि ये अपनी सफलता की तरफ बढ़े, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर यानी पूर्वानुमान की बात हम लोगों ने की है कि अब क्या करते हैं कि इसके बाद में यानी वर्तमान जो स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है वही अभिक्षमता कहलाती है। और पूर्वानुमान के साथ में हम क्या करते हैं, नियंत्रण होना भी, यानी पूर्वानुमान के साथ में नियंत्रण होना भी आवश्यक है, तभी जाकर के बालक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो ये बातें लिखते हैं, इसके बाद में लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर जो हमारा लक्ष्य था, जो व्याख्या की तरफ हम लोग है जो कि बढ़ते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। पहले इसके अंदर लिखे कि मनोविज्ञान में बालक अपनी क्षमताओं, मनोविज्ञान में बालक की क्षमता, बालक की क्षमताओं कोष्टक में लिखे कैपेसिटी, को देखकर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, को देखकर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये बालक है, कि यह बालक किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, कि यह बालक किस क्षेत्र में अपनी सफलता प्राप्त करेगा, कि ये बालक किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये पूर्वानुमान एवं नियंत्रण के अंदर। और फिर इसके अंदर लिखे एक लाइन, वर्तमान में जो स्थिति, यानी वर्तमान में स्थिति जो भविष्य की ओर संकेत करती है वह अभिप्रेरणा, अभिक्षमता कहलाती है। नेक्स्ट लिखते हैं आगे, वर्तमान स्थिति जो भविष्य की ओर संकेत करती है, वर्तमान स्थिति जो भविष्य की ओर और क्या करती है, संकेत करती है, वही अभिक्षमता कहलाती है, वह अभिक्षमता कहलाती है, ऐसे लिख सकते हैं, वह अभिक्षमता कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। फिर लिखे, पूर्वानुमान के साथ साथ नियंत्रण होना भी आवश्यक है, पूर्वानुमान के साथ ही नियंत्रण होना भी आवश्यक है, तभी बालक तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लिखे, पूर्वानुमान के साथ नियंत्रण होना भी आवश्यक है, भी जरूरी है, आवश्यक
है बालक तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बालक तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, फिर 3 नंबर लगा के लिखो व्याख्या। तीन नंबर लक्ष्य कौन सा था? व्याख्या। व्याख्या इसमें कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है आपको कि मनोविज्ञान अपने द्वारा जो स्थापित नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसकी व्याख्या करना ही क्या गलत है, बस वे उसी की व्याख्या होती है। मनोविज्ञान अपने द्वारा जो स्थापित नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, बस। मनोविज्ञान अपने द्वारा स्थापित किए गए नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है। नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है। बस, ठीक है। लिखिए फटाफट। फिर इसके बाद में बात आती है आपके भारत में मनोविज्ञान का उदय कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। भारत की बात कर रहे हैं मनोविज्ञान का। वैसे ही हम लोगों ने बात की थी कि विश्व के अंदर, यानी जो आपका मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला, प्रथम जो पाठ्यक्रम, वो कब पे और कहाँ पे प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी। जर्मनी के अंदर लिप्जिंग जो शहर है, वहाँ पे लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर जो 1879 में प्रथम जो विश्व हम कह सकते हैं प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। और भारत में कब की गई वो हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, पहले लिख दिया यहाँ तक, अब लिखो आप। भारत में मनोविज्ञान का उदय, हेडिंग लगाओ, भारत में मनोविज्ञान का उदय। मनोविज्ञान का उदय, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में मनोविज्ञान का उदय कब हुआ था। पहले समझने की कोशिश करें। यानी सबसे पहले 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय जो था, उसमें दर्शन शास्त्र विभाग में उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1915 में। 1915 में। कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला, प्रथम जो प्रयोगशाला थी कहाँ पे स्थापित की गई? कोलकाता के अंदर। और यही बात आती है विश्व के अंदर। विश्व के अंदर कब की गई? 1879 में। प्रथम जो प्रयोगशाला कहाँ पे की गई? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर। लिप्जिंग, ये बात हमने पहले विश्व से लिख दी है, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर है, जो कि प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना वहाँ पे की गई थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और फिर भारत की बात आती है 1815 में सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला है वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत है, जो कि मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे है, जो कि हम कह सकते हैं प्रारंभ किया गया।
और इसी समय यानी पाठ्यक्रम भी इसी समय हुआ था, और इसकी जो स्थापना हम कह सकते हैं भारतीय मनोविज्ञान का जो प्रयोगशाला है वो भी प्रथम यहीं पे इसी समय में हुई थी। हाँ, तो अब यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि एक बार मैं समझा रहा हूँ, प्रथम जो पाठ्यक्रम भी इसी टाइम में यहाँ पे प्रकाशित किया गया, प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, और यहाँ पे बात आती है कि एक नोट लगा के 1905 के अंदर नोट लगा के लिखना है। 1905 के अंदर विजेंद्र नाथ शील नामक एक विद्वान था, उसने प्रदर्शन के रूप में एक प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। तो लिखवा दूंगा वैसे में, और चलो लिखो। अब लिखो, सर्वप्रथम 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग, सर्वप्रथम 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र यानी इसमें बात कर सकते हैं सर्वप्रथम 1915 में, बस ये इसको आप हाईलाइट करें या फिर आप कह सकते हैं अंडरलाइन करें। सर्वप्रथम 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान का जो प्रथम प्रयोगशाला वो स्थापित की गई, और उसी टाइम है जो कि इसका प्रयोगात्मक जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान लिखिए, दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसी समय भारत में प्रथम जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई। फिर लिखिए यहाँ पे कि इसी समय भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसी समय भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई या फिर स्थापित की गई। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कब की गई? 1915 में। कहाँ की गई? कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, फिर एक नोट लगा के लिखें। 1905 में विजेंद्र नाथ शील ने प्रदर्शन के रूप में या फिर विजेंद्र नाथ शील के द्वारा प्रदर्शन के रूप में है जो कि प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। एक नोट लगा के लिखिए यहाँ पे। 1905 में विजेंद्र नाथ शील के द्वारा 1905 में विजेंद्र नाथ शील के द्वारा प्रदर्शन के रूप में
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे 1916 के अंदर। पहले लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। 1916 में अनंत जो सेनगुप्ता थे, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, उसको हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक जो विचारधारा से उन्होंने प्रशिक्षण लिया था और उसको विभागाध्यक्ष बनाया गया था। पहले लिखिए इतना यहाँ तक, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब लिखो 1916 में। 1916 में जो मनोविज्ञान है वो क्या हो गया था, 1916 में अपना स्वतंत्र रूप जो ले लिया था। 1916 में मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया था। 1916 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विभाग के हम कह सकते हैं रूप में स्थापित किया गया था। ये एक अपने आप में स्वतंत्र विभाग के रूप में है जो कि माना जाने लगा था। लिखे 1916 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में है जो कि स्थापित किया गया। विभाग के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, और उसी के अनुसार हम कह सकते हैं, और इसके जो विभागाध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसके विभागाध्यक्ष NN सेनगुप्ता। NN को मतलब नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता थे। विभागाध्यक्ष कौन थे, NN नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता थे। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं, इन्होंने है जो कि नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने विलियम वुंट के जो कौन से विचारधारा, प्रयोगात्मक विचारधारा से है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लिखिए इन्होंने, किसने, NN नरेंद्रनाथ ने, इन्होंने विलियम वुंट के प्रयोगात्मक विचारधारा से प्रशिक्षण लिया था। प्रयोगात्मक विचारधारा से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आवाज आ रही है अच्छे से, है ना? हेलो, ओके। तो उसके बाद में हम बात करेंगे आपके 1922 में। 1916 के बाद में बात करते हैं भारत में 1915 के अंदर आ गया था प्रयोगात्मक जो प्रयोगशाला यहाँ पे मनोविज्ञान की बनाई गई, स्थापित की गई कोलकाता के अंदर। और 16 के अंदर इसके जो विभागाध्यक्ष किसको बनाया गया, नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता को बनाया गया। और फिर 1922 के अंदर GS बोस, यानी क्या नाम था उसका, गिरिंदर शेखर को हम कह सकते हैं, उसने एक जो पुस्तक थी इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी, उसकी स्थापना की और इन्हें है जो कि मनोविज्ञान का विभागाध्यक्ष बनाया गया 1922 में। एक और लिख दीजिए यहाँ पे, 1922 में
1922 में 1922 में GS कॉस्टिंग में लिखिए गिरीन्द्र शेखर बोस ने किसकी स्थापना की? इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी, इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसके बाद में यानी इनको ही है जो कि मनोविज्ञान के जो हम कह सकते हैं विभागाध्यक्ष है, इनको बनाया गया, स्थापना की और मनोविज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष इनको बनाया गया। लिख दीजिए इन्हें मनोविज्ञान का विभागाध्यक्ष बनाया गया। चलो लिखवा देता हूं, और इन्हें मनोविज्ञान का मनोविज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया। विभागाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं आगे। ठीक है, एक लाइन और लिखो इसी के अंदर। जीएस जो बॉस था, इसने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? इसने है जो कि फ्राइड का है कि जो सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो एक लाइन और लिखनी है। चलो नेक्स्ट कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं। लिखे जीएस बोस गिरीन्द्र शेखर बोस ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मनोविश्लेषणवाद नहीं लगाया, मनोविश्लेषण मैं सोचा नाम छोटा छोटा क्यों लिख रहा है। जीएस बोस ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, तो लिखो फटाफट से। जीएस बोस ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, ये तो लिख लिया था आपने। तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ में। यानी ये हमारे 4 पार्ट हो गए, 3 या 4 पार्ट और हो सकते हैं, 3 या 4 क्लास। उसके बाद में हमारा ये जो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है, इसका क्षेत्र, इसकी क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोगिता है, ये हमारा जो टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, वो शुरू करते हैं। या फिर जो आप बात कहेंगे विकास का करेंगे, या फिर अधिगम का करेंगे, अधिगम कर्ता का विकास, या फिर आप जो भी कमेंट में बता देना कि कौन सा टॉपिक इसके बाद में नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। चलिए फिर यहीं पे पूर्ण करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।